स्वागत है आपका सीटेड क्लासेस विद रूबी में। तो आइए आज हम शुरू कर रहे हैं सीटेड में पर्यावरण के क्लासेस। पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं आपके लिए, जो 18 सितंबर 2016 में आए थे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो हम आज शुरू कर रहे हैं सीटेड 2016 के पर्यावरण के क्वेश्चंस। पर्यावरण अध्ययन में हम आज जो पहला प्रश्न लेकर आए हैं वो है हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। पहला, बच्चों की रुचि का ध्यान हो। दूसरा, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचि लगे। तीसरा, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। चौथा, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचि लगे। आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका होगा बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, ए। बी होगा लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचि लगे, और डी होगा सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे को रुचि लगे। तो हमारा आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, ए, बी एंड डी। तो आइए दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है हमारा वो है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप के संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है? पहला, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। दूसरा, बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। तीसरा, सामूहिक क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। चौथा, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। तो दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा वो होगा चौथा, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा जो प्रश्न है हमारा वो है कि सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है, पहला है दत्तकार, तीसरा कागज़ पेंसिल और परीक्षण, दूसरा, और तीसरा है मौखिक प्रश्न, और चौथा है निर्धारण मापनियाँ। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन का तीसरा प्रश्न जो है उसका आंसर होगा मौखिक प्रश्न, तीसरा। हमारा चौथा प्रश्न है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है। एक है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। दूसरा, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। तीसरा, गाजर और बंदा गोभी पौधे नहीं होते। चौथा, घास पौधा नहीं होता। तो इसका जो चौथा का जो आंसर होगा वो होगा कि कुछ सब्जियां फल होती हैं। पहला आंसर इसका सही होगा। पाँचवें क्वेश्चंस की ओर के चलते हैं। पाँचवा जो प्रश्न है हमारा वो है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। तो इसका जो चार ऑप्शन है, पहला है चर्चा, दूसरा है प्रश्न पूछना, तीसरा है अभिव्यक्ति, और चौथा है प्रयोग। तो आंसर इसका होगा प्रयोग। हमारा छठा क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, क्या नहीं है?
पहला, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। दूसरा, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। तीसरा, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। चौथा, बच्चों को पुनःसचक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। आंसर इसका जो होगा वो होगा कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। सातवां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। पहला ए है, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। दूसरा, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी है, मेरी शक्तियाँ क्या थीं। और डी है, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास है, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। दूसरा, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। तीसरा, बच्चों का स्व का आकलन। चौथा, शिक्षकों का स्वयं का आकलन। तो हमारा यहाँ पे जो 7वां प्रश्न है उसका आंसर होगा पहला, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयं का आकलन। अब हम जो है आइए चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां जो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। पहला है, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो 8वां जो सही आंसर होगा वो होगा कि बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक ऐसे ही होनी ही चाहिए जो बच्चे जो हैं आसपास जो कर रहे हैं उनके आसपास के कार्य से जो दिनचर्या उनका है उनसे जो जुड़ी बातें हैं, ऐसा पाठ्य पुस्तक अगर उन्हें पढ़ाया जाए तो इसके द्वारा बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। तो इसका आंसर तीसरा होगा, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। अब हम 9वां प्रश्न के ऊपर चलते हैं और हमारा जो 9वां प्रश्न है वो है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं का रंग भरने को कहता है। हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, ए है सृजनात्मक का विकास करना, बी है अवलोकन का विकास करना, सी है वर्गीकरण कौशल का विकास करना और डी डाटा संग्रह का विकास करना। उपरोक्त में से कौन सी सही है। तो उपरोक्त में जो आपका हो जाएगा वो हमारा जो इस प्रकार है कि हम ये जो 4 है ए बी सी, इसमें से हमें चूज़ करना है कि क्या होगा। तो सृजनात्मक का विकास करना एक ए, ये तो होगा। और दूसरा जो है अवलोकन का विकास करना, ये भी होगा। डाटा संग्रह विकास करना, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। तीसरा सी जो है वर्गीकरण कौशल का विकास करना, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, ए बी और सी। 7वां प्रश्न है हमारा, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्विध निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास, विद्यार्थी को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशु को समझने में सक्षम बनाना। दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशु के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थी को सहायता करना। तीसरा होगा इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। चौथा है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो आंसर जो होगा हमारा 10वां का वो होगा कि
विद्यार्थी को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। इसका आंसर होगा हमारा पहला। हम 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न जो है हमारा वो है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। ए है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। बी है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। सी है सूचना का प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। और डी है आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। उपरोक्त में से कौन सी सही है? तो हमारे पास विकल्प है ए बी सी डी का। तो हम जो है 11वां जो हमारा प्रश्न है उसमें से हम ये करेंगे कि यहाँ पर चयन करेंगे इसमें से। तो पहला तो होगा कि ए समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। और बी होगा कि बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। और सी होगा सूचना का प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। और डी आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। तो हमारा जो ये चार जो विकल्प है ये चारों सही है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर दूसरा हो जाएगा ए बी सी डी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। ये शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और इसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चे द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है। उन्होंने इसको अभिलेख किया है। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो हम आज यहाँ पर ले रहे हैं। और प्रश्न हमारा कुछ इस तरह है। हमारा 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? 1 वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार है। 2 बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है। तीसरा बच्चों की सोच गलत है। चौथा बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। तो 12 का जो ऑप्शन होगा वो होगा पहला कि वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। अब हम चलते हैं 13वां क्वेश्चन पे। 13वां जो क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? ऑप्शन है बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। दूसरा जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। तीसरा वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। चौथा उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है इसमें से हम बच्चों को कभी ये नहीं बता सकते कि वे गलत है, ये गलत होगा, उन्हें बताना उनके ये नहीं कर सकते हम। और एक मान चार्ट प्रदर्शित करके अगर हम उन्हें बताएंगे तो वो भी एक सही विकल्प नहीं है। और उन्हें याद रखने के लिए कहना ये गलत है। रटने वाली जो शिक्षा है ना वो अब नहीं चलती है। रटकर ये किया हुआ वो आज हमने रट लिया और कल हम भूल गए। तो हमें उन्हें इस तरह से बताना है कि ना उन्हें रटने की ज़रूरत पड़े और ना कभी वो भूल पाएँ। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। चर्चा से वो सीख पाएंगे। तो 13 का आंसर हो जाएगा 4। अब हम 14वें प्रश्न के ऊपर चलते हैं। 14वां प्रश्न है वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? तो पहला है जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। दूसरा है क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। तीसरा जल चक्र के क्रम के सोपान की सूची बनाइए। और चौथा है जल चक्र का आरेख बनाइए और इसे नामित कीजिए। तो हमारा जो 14 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। अब हम 15वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? पहला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। दूसरा हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तीसरा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चौथा है उत्तराखंड और राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। 16वां प्रश्न हमारा, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए।
तो यहाँ पर है ये ए है मनाली, बी है राजस्थान, सी है असम, डी है लद्दाख। मतलब कि मनाली में किस तरह की घर होती है, राजस्थान में लोग किस तरह के घर का इस्तेमाल करते हैं, असम में लोग कैसे घर बनाते हैं, लद्दाख में किस तरह की होती है घरें, तो उस पर हमें मिलान करना है। तो हमारा जो 16वां आंसर है उसका हम कुछ इस तरह से करेंगे। उसका हमारे पास कोड दिया गया है, ए में सारे दिए गए हैं, बी में है ए बी सी डी करके, उसके बाद 1 2 3 है। तो हम इसमें से चूज़ करते हैं जो मनाली है। मनाली में जो घर होते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले होते हैं। और राजस्थान जो है, राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं जिनकी छत जो होती है कटीली झाड़ियाँ से छाई होती हैं। और हमारा जो असम होता है वो बांस के खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। और जो लद्दाख होता है, लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी के बने होते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें से वो तीसरा हो जाएगा। तीसरा का दूसरा, चौथा, पहला और पांचवा। अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां जो प्रश्न है हमारा, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न डिज़ाइन। इसका हमारे पास 4 विकल्प है। एक है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। दूसरा है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। तीसरा है परिवर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। और चौथा है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो हमारा जो 17 का आंसर है वो हो जाएगा उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं। विभिन्न तरह के जो पैटर्न होते हैं पशुओं की त्वचा पर, तो वो जलवायु के कारण होते हैं जिस जलवायु के अंदर वो रहते हैं। अब हम 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा जो 18 प्रश्न है वो है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं का पर अधिकार ये जनादेश किस द्वारा दिया गया है। 18 का जो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012। दूसरा है भारतीय जंगल अधिनियम 1927। तीसरा है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। चौथा है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न जो है वो है 19वां प्रश्न, जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। पहला मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। दूसरा मलेरिया, HIV, एड्स, डेंगू। तीसरा HIV, एड्स, हैजा, डेंगू। या चौथा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा 4th, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। 20वां प्रश्न है हमारा, घटपर्णी पौधा निपेंथिस क्या है। तो इसका हमारे पास 4 आंसर है। पहला है का मुँह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है। दूसरा, भारत में नहीं पाया जाता है। तीसरा, मेढकों, कीड़ों, मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। चौथा, कीड़ों मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारतब की ध्वनियाँ निकालता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कि तीसरा, मेढकों, कीड़ों, मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। और हमारा जो 21वां प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय को लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। पहला, आंवला पालक गुड़। दूसरा, आंवला पालक आलू। तीसरा, आंवला आलू टमाटर। चौथा, बंधा गोभी भिंडी एंड गुड़। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 21वां का पहला, आंवला पालक और गुड़। इसमें प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाए जाते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्चा का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसाय आए थे, कहाँ से आए थे? तो हमारे पास ऑप्शन है 4, उज्बेकिस्तान,
उज्बेकिस्तान, दूसरा दक्षिण अमेरिका से, अफ़गानिस्तान तीसरा है और चौथा ऑस्ट्रेलिया से। तो 22वां का हमारा जो प्रश्न है वो होगा दक्षिण अमेरिका से। अब आइए बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? पहला है शक्करखोरा, दूसरा है बया, तीसरा है कलचरी और चौथा है फाख्ता। तो आंसर हमारा होगा फाख्ता, चौथा आंसर। अब क्वेश्चन है 24वां प्रश्न जो हमारा जो है वो है किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों के शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। आंसर हमारे पास है 4। पहला है लंगूर, दूसरा है चिंपैंजी, तीसरा है पैंडा, चौथा है स्लॉथ। तो इसका आंसर होगा चौथा स्लॉथ। अब हम चलते हैं 25वें क्वेश्चंस की ओर। और 25वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में किसी समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तु को देख सकते हैं? पहला बाघ, तेंदुआ, सार, दूसरा सांप, रेशम कीट, छिपकली, चौथा है चील, गुर, गिद्ध, तीसरा है चील, गुर, गिद्ध और चौथा है मधुमक्खी, मच्छर और तिलचट्टा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा तीसरा होगा चील, गुर और गिद्ध। आइए चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। इसमें हम नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब तक यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोद दिया जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिया जाता है। तो आंसर हमारा इसके लिए 4 ऑप्शन है। एक सहकारी खेती, दूसरा झूमी खेती, तीसरा सीढ़ीनुमा खेती और चौथा सिंचाई खेती। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा झूम खेती। 27वां प्रश्न हमारा है जब कोई सपेरा अपने बांग यंत्र वीण को बजाता है तो सांप उसी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप बाघ यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? 4 ऑप्शन है। पहला, उस बाघ यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, दूसरा उस बाघ यंत्र को सूंघकर, तीसरा उस बांध यंत्र की ध्वनि को सुनकर, चौथा है उस बांध यंत्र की गति को देखकर। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा उस बाघ यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, पहला आंसर। हमारा 28वां प्रश्न है परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन। तो 4 विकल्प है हमारा। एक सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट नहीं करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। दूसरा, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तीसरा, सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार होता है। चौथा, सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो हमारा आंसर होगा दूसरा, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। आइए 29वें प्रश्न की ओर चलते हैं और वो है 29वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश 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 होती है और वह भोजन के पाचन में सहायक करता है। 4
विकल्प है हमारे पास, एक है उभयधर्मी, दूसरा है उदासीन, तीसरा अम्लीय, चौथा है क्षारीय। तो आंसर होगा हमारा चौथा, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है। अब हमारा इस क्लास का तीसरा प्रश्न और आखिरी प्रश्न जो कि ये है, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे कि नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थी ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। पहला, दवाओं के गुणों वाली पंक्तियाँ और दवाओं के गुण से रहित पंक्तियाँ। दूसरा, बड़ी पत्तियाँ और छोटी पत्तियाँ। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और बी को गलत माना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिकतम प्रतिबिंब करता है? तो 4 विकल्प है। एक है, यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। दूसरा, बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं, जिसकी सराहना होनी चाहिए। तीसरा, अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चों को वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट है और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो इसका आंसर होगा चौथा, वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट है और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो दोस्तों, आज यहीं पर हमारा पर्यावरण का क्लास समाप्त होता है। अगले क्लास में हम फिर से हाजिर होंगे और इस बार मैं सीटेट के लिए और साथ में जो अभी बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए जो आ रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो मैं उसको भी कवर कराऊंगी। तो सीटेट और बीपीएससी दोनों की क्लासेस लूँगी, जो कि दोनों के लिए उपयोगी है और एनसीईआरटी के बुक्स के साथ और बिहार के से जुड़ी कुछ प्रश्नों के साथ हम हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए अलविदा। आप इसी तरह से अपनी लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए बाय बाय।